आज यह पर्यावरणीय शिक्षा का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, उसकी अवधारणा, उसकी परिभाषा और उसके उद्देश्य पर चर्चा किए थे। हमें आशा है कि आप उसको ध्यान से सुने होंगे और देखे होंगे और आपको पर्यावरणीय शिक्षा के जो मूल अवधारणा है वो समझ में आई होगी। अब हम पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व की तरफ बढ़ते हैं कि हम जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक को जो पर्यावरणीय शिक्षा दे रहे हैं, इस शिक्षा का फायदा क्या है, यह शिक्षा हमारे लिए क्या महत्व रखती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह प्रश्न, यह जो अवधारणा है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में जब हम पिछले क्लास में आपको मैं बताया था तो मैंने यही बताया था कि यह एक मूल्यपरक शिक्षा है जो बालक के अंदर गुणों का विकास करती है। और जब बालक के अंदर गुणों का विकास होता है तो बालक प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने लगता है और फिर जो सतत विकास की अवधारणा आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण हो गई है, उसको प्रोत्साहित करता है, उसका पालन करने लगता है। फिर हमने इस पर यह चर्चा किया इसके बाद कि पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हमने पर्यावरणीय शिक्षा के 4 उद्देश्य बताए थे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा इसलिए दी जाती है कि बालक को पर्यावरण के बारे में कुछ ज्ञान दें, बताएं, उसके घटकों के बारे में परिचय कराएं, जिसको मैंने कहा था ज्ञानात्मक पक्ष का विकास। दूसरा मैंने बताया था कि बालक के अंदर दूसरा जो मेरा उद्देश्य है पर्यावरणीय शिक्षा देने का, वह है बालक के अंदर प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न कराना, संवेदनात्मक पक्ष का विकास करना, जिसको हम भावनात्मक पक्ष का कर सकते हैं। और तीसरा बालक के अंदर क्रियात्मक पक्ष का विकास करना कि बालक ने प्रकृति से जो सीखा उसको अपने व्यवहार में लाए, तब हमारी यह शिक्षा जो है सफल हो जाएगी। जब बालक उसको अपने व्यवहार में लाने लगता है तब वो व्यक्ति, वो बालक सामाजिकरण की तरफ आगे बढ़ने लगता है, यानी समाज में भी वो सहयोग देने लगता है। तो प्राथमिक स्तर पर ये पर्यावरणीय शिक्षा के हमारे उद्देश्य रहे। अब हम महत्व की तरफ बढ़ते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व क्या है। जब हम पर्यावरणीय शिक्षा देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो महत्व दिखता है वह है मानव और पर्यावरण के बीच की जो संबंध हैं उसकी समझ विकसित होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध में जो हमारी समझ है वो विकसित होती है कि मानव और पर्यावरण के बीच किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। अगर हम इस समझ को नहीं समझ पाते तो फिर हम पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को नहीं जान पाएंगे। जो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट महत्व है वह है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। जब पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार होगा तो बालक ही नहीं बल्कि समाज के सभी लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि आज पर्यावरण के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। आज जिस तरीके से विश्व में तमाम प्रकार की महामारियां फैल रही हैं, यह इस बात को बताता है कि कहीं न कहीं हम प्रकृति से इतना दूरी बना लिए हैं कि हम प्रकृति में उत्पन्न होने वाली कुछ महामारियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। सबसे लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने कोरोना है। कोरोना से वह व्यक्ति ज़्यादा बच रहा है जो व्यक्ति प्रकृति के साथ है। प्रकृति के साथ जो व्यक्ति है, प्रकृति को जो समझ रहा है, उसके अंदर ह्यूमनिटी पावर इतनी मजबूत है, उस वायरस से मुकाबला कर पा रहा है। लेकिन जो प्रकृति को नहीं समझता, मानव पर्यावरण के संबंधों को नहीं समझता, इसका मतलब कि वो पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं रखता है। यही कारण है कि वो व्यक्ति पीड़ित है। तो पर्यावरणीय शिक्षा से हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमारे लिए जागरूकता का काम करती है और हम प्रकृति को बहुत ही नज़दीक से समझ पाते हैं, इसमें हमारा सहयोग करती है। तीसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण मत है कि पारिस्थितिकी संतुलन को समझने में सहायक है। जब हम पर्यावरणीय शिक्षा को जब हम पढ़ने लगते हैं, मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में जानने लगते हैं, जीव और जीव के संबंधों के बारे में जानने लगते हैं,
जैविक और अजैविक घटकों के संबंधों के बारे में जानने लगते हैं, तब हमारी समझ पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में बढ़ जाती है। तो हमारा पर्यावरणीय शिक्षा का जो तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी संतुलन में समझ विकसित होती है कि प्रकृति कैसे संतुलित होगी, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और चौथा जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय शिक्षा का, वह है कि इस शिक्षा के माध्यम से हम प्रकृति का संरक्षण और विकास दोनों कर सकते हैं और इसके लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो पर्यावरणीय शिक्षा के 4 ये महत्वपूर्ण महत्व हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी मायने रखते हैं, जिसको समझना और उस पर पालन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये तो आपकी पर्यावरणीय शिक्षा की मूलभूत अवधारणा थी, जिसमें हम उद्देश्य महत्व के बारे में समझे। अब हम यह समझें कि जो आज लेक्चर दिए गए पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जो चर्चा हो रही है, उससे संबंधित प्रश्न बनते कैसे हैं, कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरणीय शिक्षा निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहन नहीं देती है, किसको प्रोत्साहन देती, यह भी प्रश्न बन सकता है। पर्यावरणीय शिक्षा निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहन नहीं देती है, और उसमें एक ऑप्शन हो कृषि विस्तार, औद्योगिकरण का विस्तार, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, कृषि विस्तार को प्रोत्साहन, सतत विकास को प्रोत्साहन। किसको प्रोत्साहन नहीं देती है? पर्यावरणीय शिक्षा औद्योगिकरण और कृषि विस्तार को प्रोत्साहन नहीं देती, वह सतत विकास को प्रोत्साहन देती है। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना, कृषि विस्तार को प्रोत्साहन देना, कहीं न कहीं प्रकृति को अत्यधिक दोहन को प्रोत्साहन देना होता है। इसमें वो संतुलन लाने का प्रयास करती है कि हम औद्योगिकरण भी करें, कृषि भी करें, लेकिन इसका प्रोत्साहन किसके आधार पर होना चाहिए? सतत विकास की अवधारणा पर होना चाहिए। ये हमारा जो प्रश्न होता है। इसके बाद पर्यावरणीय शिक्षा किन किन गुणों का विकास करेगी, मानव के अंदर किन किन गुणों का विकास करेगी। जो गुण मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि वही 5 गुण हो। आप ये खुद डिसीजन ले सकते हैं। अगर पर्यावरण की अवधारणा को समझे हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं कि अमुक गुण भी पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आ सकता है। जैसे मैंने आपको सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संवेदना, वैश्विक एकता, ये 4 गुण बताए। हो सकता है कि उसमें से 4 गुण न हो दिया हो, कोई एक अलग गुण और दे दे, जैसे मातृत्व के गुण का विकास। क्या ये गलत होगा? नहीं। प्रकृति के अंदर जब बालक के अंदर संवेदना का विकास होता है तो उसी के साथ मातृत्व के गुणों का भी विकास होता है। तो आप खुद परीक्षा में यह डिसीजन ले सकते हैं। अगर पर्यावरण की शिक्षा की अवधारणा को समझ गए हैं तो आप गुणों के बारे में भी ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा गुण, कौन सा मूल्य प्राकृतिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी, यानी पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आएगी, कौन से मूल्य पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसे प्रश्न है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरणीय शिक्षा के हमने आपको 4 उद्देश्य बताए थे। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सामाजिकरण। आपसे प्रश्न कूट में ज़्यादा पूछा जाता है। ये 4 दे देगा कि पर्यावरणीय शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सही हैं, आप बताइए। दे देगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, चारों सही है। इसके बाद बी वाला ऑप्शन दे सकता है कि 2 और 3 सही है। सी वाला ऑप्शन दे सकता है 1 और 4 सही है। तो आप इसका निर्णय कैसे लेंगे? अगर आप पर्यावरणीय शिक्षा
के उद्देश्य को समझ गए हैं, पर्यावरणीय शिक्षा के अवधारणा को समझ गए हैं, तो आपको ये निर्णय लेना बड़ा आसान हो जाएगा परीक्षा हाल में कि इसका क्या उद्देश्य है। मान लीजिए सामाजिकरण शब्द न हो और इसमें दे दें व्यक्तित्व का विकास, तो क्या यह गलत होगा? नहीं। अगर आप पर्यावरणीय शिक्षा को समझते हैं तो सामाजिकरण का विकास होना या व्यक्तित्व का विकास होना ये उसी में समाहित है। तो आप ये नहीं सोचेंगे गुरुजी ने तो हमको व्यक्तित्व का विकास बताया ही नहीं था। आप खुद सोचिए उन प्रश्नों पर और चिंतन करिए कि क्यों नहीं हो सकता व्यक्तित्व का विकास, क्यों नहीं हो सकता पर्यावरणीय शिक्षा से। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जिन प्रश्नों को मैं बताया उसी आधार पर प्रश्न बने, लेकिन उसकी मूल भावना उसमें छिपी होती है। उसी को आपको ढूंढना है, उसी को निकालना है, तभी आप प्रश्न पर निर्णय ले सकते हैं कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो अगला टॉपिक हमारा है वो पारिस्थितिकी तंत्र का है। चूंकि यह बहुत ही लंबा लेक्चर है, मैं उस लेक्चर को अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही आपके लिए उपलब्ध कराया है, इसको आप समझ जाइए ठीक से। इसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।